हेलो गाइस, आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी हमने सीखा है, उसी पर आधारित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साधारण तौर पे देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। सभी बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसका एक जो मुझे कारण जो दिखता है वो एक कारण ये है कि कॉन्सेप्ट की कमी होती है। हम चीज़ों को तो पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका यूज़ हम कैसे करें ये हम नहीं समझ पाते हैं। और एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल्स पे स्टेप मार्किंग होता है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम जो भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें वो स्टेप वाइज बनाएं। और ये तभी संभव है जब हमारे दिमाग में पूरा कंसेप्ट उस जो भी न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है वो हमको पूरे ध्यान में हो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, तभी जा कर के उसका न्यूमेरिकल्स हम इजीली बना सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको पूरे फुल मार्क्स न्यूमेरिकल्स के मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते एक ही लाइन में उसको सॉल्व कर देते हैं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए आपको भी स्टेप वाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो हम आपको आज ये तरीका बताएंगे कि कैसे आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आप बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो अभी तक इस चैप्टर में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू होती है E, इसको हम लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये चार्ज की जो वैल्यू होती है वो उसकी जो क्या है कि नेचर जो होती है वो निगेटिव होती है, बट जो उसकी मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो उसमें हम लोग माइनस का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हम लोग चार्ज को यूज करेंगे उस चार्ज के सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड को लेंगे, वहाँ पर उसकी नेगेटिव वैल्यू का यूज हम लोग नहीं करेंगे। पहला चीज़ तो ये। दूसरा कि चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम लोग SI सिस्टम का यूज करते हैं। तो SI सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। लेकिन अब चूंकि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज होता है, इसलिए हम लोग चार्ज के बहुत छोटे छोटे हिस्से को भी यूज करते हैं, बहुत छोटे छोटे वैल्यू को। तो उस चार्ज को हम लोग प्रायः इस प्रकार से इसको हम लोग दिखाते हैं, जैसे 1 पिको कूलम, PC यानी पिको कूलम इसको कहेंगे, इसको लिखते हैं 10⁻⁻12 कूलम। 1 नैनो कूलम दैट मीन्स 10⁻⁹ कूलम। 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम यानी 10⁻⁻3 कूलम। तो प्रायः जब भी हम चार्ज के वैल्यू लिखेंगे तो वो इसी में से किसी एक यूनिट्स के रूप में होगा। तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि उसका वैल्यू हम आसानी से लिख सकें। ठीक है, आगे हम लोग ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me = 9.1 10⁻⁻31 kg। kg फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। इसकी भी जरूरत हमको न्यूमेरिकल्स पे पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्वांटाइजेशन लॉ पढ़े थे, और क्वांटाइजेशन लॉ में हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था, क्वांटाइजेशन लॉ। उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q = होता है Ne, जहाँ हम लोग Q जो होता है किसी बॉडी पर गिवन चार्ज होता है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और N जो होता है वो इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक अचीव किया है, और इन्हीं सभी के आधार पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पहला न्यूमेरिकल्स लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी जैसे हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज होते हैं, तो ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो 1 कूलम चार्ज हमारा कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन में को करना क्या है, हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम चार्ज फॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन लॉ को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि Q यहाँ पर चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E जो है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस फॉर्मूले का आसानी से हम यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करना हो, चार्ज गिवन हो, तो आसानी से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या हमारा इसमें दिया हुआ है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू दी गई है। चार्ज को हम स्मॉल q से डिनोट करेंगे और चार्ज की वैल्यू दी गई है 1 कूलम। तो ये हमारा 1 कूलम चार्ज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया, हमारे पास फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन लॉ। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नाउ वी हैव, अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू NE, और इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू दी गई है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है, वो हमको मालूम है, वो गिवन हो या ना हो उसकी वैल्यू हमको उतनी ही रखनी है। ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हम क्वेश्चन देंगे कि E की वैल्यू नहीं दी गई है तो कहाँ से रखे, नहीं दी गई हो या दी गई हो, हम वही वैल्यू हमारे पास होता है, ठीक है। तो हमको अब इसमें n का मान निकालना है, इसलिए सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू Q अपॉन E। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू हम रख लेते हैं 1 कूलम और E की वैल्यू हम रख लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो 1.6 हमने रखा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसमें हमने कहीं माइनस साइन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ हम चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो यही हमारा उसका मैग्नीट्यूड होता है। साइन बस ये रिप्रेजेंट करता है कि वो चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है या निगेटिव नेचर का है। उससे वैल्यू पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो ये अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये कूलम से कूलम हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, इतने ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। डैट मीन्स कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम ऑफ चार्ज का निर्माण करेंगे। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम किसी बॉडी पर दें या इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से हम रिमूव करें तो उस पर 1 कूलम चार्ज जनरेट होगा। तो ये पूरा इसको न्यूमेरिकल्स को बनाने के पूरा स्टेप हुआ। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। दूसरा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। उस फॉर्मूले के आधार पर उसकी वैल्यू जो गिवन है उसकी वैल्यू जब हमने पुट कर दिया तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, और हमने उसका आंसर निकाल दिया तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए कि 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे एग्जाम में, हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये पूरा स्टेप होता है और तब जा करके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो इस स्टेप से अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो कभी आपको न्यूमेरिकल्स से प्रॉब्लम नहीं होगी और हमेशा न्यूमेरिकल्स आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आइए कुछ और क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर पॉलीथीन को वूल से रगड़ा गया तो पॉलीथीन जो है वो 3 into 10 to the power minus 7 कूलम का निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलीथीन को वूल से रगड़ा गया और पॉलीथीन पर निगेटिव चार्ज आ गया। डैट मीन्स कि पॉलीथीन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन, पॉलीथीन जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको मिला वूल से। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वूल से लेकर के पॉलीथीन तक। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन हमको जो करना है, इसमें पहला हमारा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच।
यानी इसमें हमको पहला ये ज्ञात करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पर आया जिससे कि पॉलीथीन पर इतना चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, और फ्रॉम विच टू विच, तो ये तो क्लियर है हमारा कि वूल से पॉलीथीन पर आया क्योंकि पॉलीथीन निगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन में ए नंबर में कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। नाउ अब हम ये ज्ञात करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर से हम लोग क्वांटाइजेशन लॉ का यूज करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या दी गई है। अगेन वी गिवन दैट, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और ये चार्ज जो है वो कहा जा रहा है कि ये निगेटिव चार्ज है, डैट मीन्स कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देखना है कि अब यहाँ पर हमने चूंकि चार्ज की वैल्यू को माइनस में लिखा हुआ है क्योंकि निगेटिव चार्ज की बात कही जा रही है कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वी हैव Q = NE, so N = Q/E। तो अगेन हम लोग यहाँ पर अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड को सिर्फ यूज करेंगे तो लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम यूज करेंगे तो उसको भी मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो ये कि अगर हम यहाँ पर जो हमने चार्ज जो यहाँ पर गिवन है निगेटिव चार्ज, तो हम उस चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के भी चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड को रखेंगे। बट अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर हम गिवन चार्ज को निगेटिव वैल्यू में रखेंगे तो फिर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के भी चार्ज को निगेटिव वैल्यू में यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को ही रखते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी कि कितना इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पर ट्रांसफर होगा, तब जाकर के इतना चार्ज जनरेट होगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। फिर दूसरा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या इस प्रक्रिया में कि वूल से जब इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ट्रांसफर होगा तो इसमें क्या उसका मास भी कुछ ट्रांसफर होगा। तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी चार्जिंग इस तरह से होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरे पर जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बॉडी का मास भी चेंज होता है। तो यहाँ पर पॉलीथीन चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए पॉलीथीन के मास में इंक्रीज भी होगा। तो कितना वो गेन होगा, तो यहाँ पर उसको हम सॉल्व करते हैं बी नंबर में। तो सबसे पहला तो हमारा आंसर होगा कि यस, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या इसमें होगा, तो यस। अब हम उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं कि कितना मास यहाँ पर गेन होगा। तो गेन ऑफ मास, या ऐसे लिख सकते हैं मास गेन्ड बाय पॉलीथीन। तो पॉलीथीन कितना मास गेन करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग इसके लिए देखेंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और पॉलीथीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पॉलीथीन गेन कर रहा है वो हो गया हमारा, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे, डैट मीन्स कि 3 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन के मास से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हम लोग लिख चुके हैं ऊपर, 9.1 × 10⁻31। तो जो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा उसी वैल्यू में हम इलेक्ट्रॉन के मास को लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आसानी से हम लोग इसका मास कितना वो गेन कर रहा है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके जो यहाँ पर जो आंसर आपको निकालना है आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन
डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर 10 के पावर्स के रूप में कुछ कैलकुलेशंस तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर ये 10⁻−19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और उसमें से 7 माइनस हो जाएगा तो ये 10⁻12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद एक और हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, if 10⁹ electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? On the other body. तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के रेट से अगर किसी बॉडी से लिया जाए, उसे बाहर लिया जाए, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑफ द अदर बॉडी। तो उस अदर बॉडी पर 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए, 1 कूलम चार्ज उस पर प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब हमको यहाँ पर टाइम निकालना है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकालनी है, बल्कि हमको यहाँ पर टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को उस पर प्रोड्यूस करने में, जबकि अगर पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन उससे लिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स उससे हम पर सेकेंड ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि 1 सेकेंड में हमने उससे कितना चार्ज उस पर जनरेट किया। 1 सेकेंड में हमने उस पर कितना चार्ज जनरेट किया, अगर उसको हम निकाल लें तो आसानी से हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन का, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सो टोटल चार्ज मूव आउट ऑफ द बॉडी इन 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 × 10⁹ कूलम, क्योंकि 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन हम उससे बाहर ले रहे हैं, तो इसलिए 10⁹ से हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 सेकेंड में हमने कितना चार्ज बाहर निकाला उसका मान हमारा निकल जाएगा। तो ये जो चार्ज हमारा आया, ये 1 सेकेंड में उस पर चार्ज हमने इतना प्रोड्यूस किया। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए उसके बराबर हमने चार्ज उतना प्रोड्यूस किया। तो टोटल टाइम कितना लगेगा कि टू एक्यूमुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज, देयरफॉर टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जनरेट करने में, तो हमारा टोटल जो चार्ज है वो 1 कूलम है, और हमने जो चार्ज 1 सेकेंड में जो प्रोड्यूस किया वो हो गया 1.6 × 10⁻−19 × 10⁻19 कूलम पर सेकेंड। यहाँ पर हम लोग पर सेकेंड यूज करेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड में ये चार्ज हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो कूलम पर सेकेंड। अब क्या होगा कि कूलम से कूलम कैंसिल, ये सेकेंड जो है ऊपर चला जाएगा, और इस प्रकार से हमारा टाइम जो होगा वो सेकेंड में निकल जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा, ये डिवाइड हम इसको करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमने पहले भी इसको डिवाइड किया हुआ है, तो पहले भी इसको डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आए 0.625 × 10⁻, ये हो जाएगा 19, और इंटू 10⁻⁹ सेकेंड में। इसमें से माइनस हो गया 6.25 × 10⁻, 19 में से माइनस हो गया 9, तो 10 हो गया, और फिर एक हमारा डिसिमल इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 9 सेकेंड।
डैट मीन्स कि हमको इतना समय लगेगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड का समय लगेगा। अब इस सेकेंड को हम लोग देख लेते हैं कि ये सेकेंड मतलब ये जो टाइम हो रहा है ये हमारा टोटल टाइम हुआ, तो ये सेकेंड में आया है। इसको हम लोग चाहें तो डिवाइड करके मिनट में निकाल सकते हैं, जैसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेकेंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम डे में निकालना चाहते हैं तो इसको डे में भी निकाल सकते हैं, ईयर में निकालना चाहते हैं तो ईयर में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको डिवाइड करके हम लोग ईयर में इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी ईयर में। हाँ, तो ये वैल्यू ईयर में कितना होगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करें अगर ईयर में तो 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड अपॉन, इसको हम ईयर में डिवाइड करने के लिए जैसे अगर हम इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा आवर में, और फिर इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो डे में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसमें 365 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ईयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग 198 ईयर्स आएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर, इसको आप ये नोट कर लेंगे, 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 3.15 इंटू 10⁷ सेकेंड। ये एक साल में इतने सेकेंड होते हैं। तो अगर हम इसकी जगह पर इतना वैल्यू रख करके इसको डिवाइड करें तो ये ऐसे ही पेयर हो रहा है कि 3.15 से 6.25 में डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.98 के आसपास आएगा, और ये फिर 2 आएगा 10⁻², तो ये मिल करके हमारा 198 ईयर्स के आसपास हमारा रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन से क्या हम समझ पे पा रहे हैं यहाँ पर कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्योंकि देखिए अगर हम 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को अगर दे रहे हैं या उससे अगर ले रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने में हमको कितना समय लग गया, 198 ईयर्स, लगभग 200 वर्ष। 200 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होता है, जबकि हम इलेक्ट्रॉन जो हटा रहे हैं उसका भी रेट बहुत ज़्यादा, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हम रिमूव कर रहे हैं, तब भी हमको इतना वर्ष लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कप ऑफ वाटर दिया जाए, यानी एक कप में पानी हो पूरा भरा हुआ, तो उस वाटर में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे और टोटल निगेटिव चार्ज कितने होंगे, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर ये वाटर की कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो हम वाटर की क्वांटिटी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार कि जो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है वो कप में वो 250 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम। 250 ग्राम हमने कंसिडर कर लिया कि वो कप में वाटर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसमें पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को निकालेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया दे देते हैं। सबसे पहले तो इसको लोग करेंगे क्या कि एक तो हमने इसका वाटर की क्वांटिटी हमने नोट कर ली, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम वाटर जो हमारा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल का वाटर की जो मॉलिक्यूलर मास होगी वो कितनी होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मतलब हुआ कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। अब H2O में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, तो 16 और प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 16 यानी 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया वाटर का। तो अगर हम इससे डिवाइड कर दें, मॉलिक्यूलर मास से अगर हम गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में डिवाइड कर दें तो हमको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। आप लोग केमिस्ट्री में इस चीज़ों को भली भांति पढ़े होंगे कि किसी भी वाटर या कोई भी अमाउंट का सब्सटेंस है तो उसमें मॉलिक्यूलर मास हम ये
उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वाटर, मोल्स ऑफ कर देते ऑफ गिवन वाटर। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो वाटर की जो क्वांटिटी दी गई है उसमें हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलिकुलर मास से। तो मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब जो भी आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स होगा। अब हम देखो यहाँ पर हम एक चीज़ नोट किए हुए हैं, नंबर ऑफ एक मोल में जितने भी, अब चूंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है तो एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी संख्या को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर Na 6.02 10⁻22 होता है। डैट मीन्स कि एक मोल वाटर में हम वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी लागू होता है और एटम्स के लिए भी लागू होता है। अगर एक मोल कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के एक मोल में इतनी ही संख्या में उसमें एटम्स होंगे। लेकिन यहाँ पर यह क्या है कि मॉलिक्यूल है तो इसमें एक मोल में इतनी संख्या में मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम इसमें इतना से मल्टीप्लाई कर दें जो नंबर ऑफ मोल्स आया है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मान निकल जाएगा वाटर में, कि जो हमको गिवन वाटर है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। तो यहाँ निकाल सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in the given amount of वाटर के गिवन अमाउंट पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा। तो 250/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 250/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इससे हम आसानी से हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको मिल गया कि जो हमको वाटर का अमाउंट गिवन है उसमें इतनी संख्या में मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया H2O, और H2O में हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 1 है। हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो मात्र 1 होती है। तो चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, 8 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8, और चूंकि ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें हम निकालें तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 10। तो अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन है और इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10। और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उस चार्ज से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज भी हम लोग निकाल सकते हैं, और वो जो चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या ली है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज यानी निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए सो टोटल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज इन द वाटर कितना हो जाएगा, 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 और ये 10 या लिख देते हैं 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो डेट इज़ द रिजल्ट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कूलम में टोटल चार्ज निकल जाएगा जो गिवन वाटर में पाया जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग 1.34 लिखेंगे हम लोग 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम के आसपास आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अब एक चीज़ और, क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन द कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो हमने निकाला उसमें हमने निकाला निगेटिव चार्ज को, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो वेरी सिंपल है ये, चूँकि क्या होता है कि किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होते हैं वो यहाँ पर न्यूट्रल, चूँकि यहाँ पे मॉलिक्यूल नंबर तो न्यूट्रल होते हैं, तो जितने भी उसमें नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही संख्या में उसमें प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं। तो सेम अमाउंट में हमारा पॉजिटिव चार्ज भी उसमें होगा, यानी इसमें 1.34 × 10⁻7 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो डैट मीन्स कि इतना ही अमाउंट में उससे पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये थोड़ा सा दूसरे तरह का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने कौन सी आइडिया को यूज़ किया गया है। इसमें सबसे पहले हमने वाटर के अमाउंट को कंसिडर किया, फिर हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाला। ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं है, अगर किसी दूसरा भी कोई सब्सटेंस है तो उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड हमारा सेम होगा। तो वाटर का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर वाटर के मॉलिक्यूलर मास से गिवन अमाउंट में हमने डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल्स में हमने एवोगाड्रो संख्या से, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, और फिर उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला कि उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फिर उस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला, और फिर उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, उस पूरे अमाउंट ऑफ वाटर में हमारा टोटल चार्ज निकल गया। तो जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल का सेशन आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम लोग जैसे जैसे टॉपिक आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। हमारा ज़्यादातर प्रयास रहेगा कि हम लोग एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है और एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन उसी से आधार पर पूछे जाते हैं। तो उसी उद्देश्य से हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। उसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको दोबारा देखें, ठीक है। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।